अब हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू गिफ्ट। उससे पहले एक बार शॉर्ट व्यू देख लेते हैं ताकि हमको गिफ्ट अच्छे से क्लियर रहे और जब हम एग्जाम्पल्स करें तो हम पूरी तरीके से रेडी हों। देखिए, जो गिफ्ट है वो कवर किया गया है सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। तो इसमें बोला गया कि गिफ्ट में इंक्लूड किया जाएगा ऐसे गिफ्ट जो कि आपको मनी में मिल रहे हैं, जो एज मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, या फिर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म पे मिल रहे हैं। अगर आपको गिफ्ट मनी के फॉर्म पे मिल रहा है, इन दैट केस जितना भी मनी आपको मिल रहा है दैट इज एग्रीगेट मनी इन द प्रीवियस ईयर, जितना भी मनी आपको मिल रहा है इन द प्रीवियस ईयर इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, वो अगर एक्सीड करता है 50,000 से, इन दैट केस होल अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी आपको विथ कंसिडरेशन भी मिल सकती है, विथआउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन में आपको वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के फॉर्म पे मिलेगी। मतलब अगर फेयर मार्केट वैल्यू हम मान ले 1 लाख रुपीज है तो आपको वैसे 20,000 रुपए में दिया जा रहा है, इन दैट केस ये क्या है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसके लिए बोला गया कि जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से आप कंसिडरेशन को माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो अगर 50,000 से ज्यादा है, और ये आपको सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज का एक साथ देखना है जो भी आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है विथ कंसिडरेशन, उनको सबको एक साथ देखना है। ठीक है, अगर ये अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा आता है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड से जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। मूवेबल प्रॉपर्टी में विथआउट कंसिडरेशन वाला केस है जहां पे आप कुछ भी कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एसेट के जो आपको मिल रहा है एज विथआउट कंसिडरेशन, उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखिए और सारे मूवेबल प्रॉपर्टी का देखेंगे जो कि आपको विथआउट कंसिडरेशन मिल रही है प्रीवियस ईयर में, और अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू आपका जो भी अमाउंट होगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट केस देखिए, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी दो केसेस हो सकते हैं, विथ कंसिडरेशन, विथआउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन मतलब आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेने के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। इन दैट केस उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उसमें से जितना भी कंसिडरेशन आपने पे किया वो माइनस कर दीजिए, और ये अमाउंट अगर मोर देन है, किससे मोर देन है, 50,000 या 5% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो हायर है उस अमाउंट से ये अमाउंट आपका हायर होना चाहिए इंडिविजुअल एसेट्स के लिए, तभी आपका एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। और इसमें विथआउट कंसिडरेशन अगर केस है, इन दैट केस आपको यहाँ पे आप कुछ भी कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हैं, तो हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000। ये इंडिविजुअल एसेट्स के लिए देखा जाएगा जो भी आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हुए हैं। इन दैट केस अगर ऐसा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको इस पे। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको गिफ्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर आनंद है जिनको रिसीव हो रहा है कैश गिफ्ट। कितने का रिसीव हो रहा है, 1 लाख रुपीज का अपने फ्रेंड से। कब रिसीव हो रहा है, 10/10/2019 को। कैश गिफ्ट रिसीव हो रहा है। अब बताइए, कैश गिफ्ट दैट इज मनी में गिफ्ट के लिए कितनी लिमिट है, बोला गया 50,000 से अगर ज्यादा होता है इन दैट केस टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 लाख रुपीज है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केस बोल रहा है 12/11/2019 को मिस्टर अजय है जिनको गिफ्ट मिल रहा है 25,000 ईच का 3 फ्रेंड से। मिस्टर अजय को 3 फ्रेंड से मिल रहा है 25,000, 25,000 एंड 25,000, और इसमें से जो एक फ्रेंड है वो नॉन रेसिडेंट है। बताइए इस केस में क्या होगा। तो टोटल अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट कितना है, 75,000। भले नॉन रेसिडेंट से मिलता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 75,000 टोटल अमाउंट आपको मिल रहा है जो कि मोर देन है 50,000। इन दैट केस ये 75,000 पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फटाफट से एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत ईजी है एग्जाम्पल्स। देखिए, 10/1/2020 को मिस्टर पति हैं जिनको रिसीव हो रहा है एक पीस ऑफ लैंड जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75,000। उनको ये लैंड अपने फ्रेंड से मिल रहा है जो कि कौन है, उनके फ्रेंड मिस्टर राजा, और इसके लिए वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हैं। मतलब समझिएगा, मिस्टर पति है और मिस्टर राजा है। ठीक है, मिस्टर राजा ने अपने फ्रेंड दैट इज मिस्टर पति को गिफ्ट किया है लैंड
जिसकी वैल्यू कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75,000, लेकिन उसको इन्होंने मिस्टर पति को दे दिया, कुछ भी कंसिडरेशन उसके लिए नहीं लिया। ये जो लैंड है वो राजा ने खरीदा था 2001-2 में 10,000 रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मिस्टर पति के लिए क्या गिफ्ट है ये? आंसर इज यस, गिफ्ट है और विथआउट कंसिडरेशन वाला है। तो 75,000 रुपीज आपको मिल रहा है विथआउट एनी कंसिडरेशन। तो आपको चेक करना है क्या ये मोर देन 50,000 है। आंसर इज यस, मोर देन 50,000 है। तो ये पूरा का पूरा 75,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा फॉर मिस्टर पति। मिस्टर पति के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है। एज ऑन 30/6/2021 मिस्टर पति ने ये लैंड बेच दिया 2 लाख रुपए में। जिस दिन उन्होंने बेचा उसी दिन की इस पर्टिकुलर लैंड की वैल्यू भी 2 लाख थी, उन्होंने बेचा भी 2 लाख में। तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अब देखिए कैपिटल गेन की बात हो रही है तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। सो देखिए लैंड की वैल्यू है 2 लाख रुपीज में हमने सेल किया, वैल्यू भी 2 लाख है। हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू, जो भी हायर होता है वो हम कंसिडर करते हैं एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ दोनों ही 2 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आपका 2 लाख रुपीज ही कंसिडर किया जाएगा। क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर किया गया? आंसर इज दो। हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन भी 2 लाख आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है, तो बताइए मिस्टर पति जो है उनको जब ये लैंड मिला था तो क्या उनको कोई भी कॉस्ट पड़ी थी? हमको पता है कि ये लैंड उनको विथआउट कंसिडरेशन पड़ा था, लेकिन उनको भले ये लैंड विथआउट कंसिडरेशन मिला हो, लेकिन उनको 75,000 पे तो टैक्स पे करना पड़ा ना, जो कि लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, उस पे उनको टैक्स पे करना पड़ा। तो बोला गया कि एज आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे टैक्स पे करा है, तो ये जितना भी अमाउंट आपने टैक्स पे करा है, जितने भी अमाउंट पे आपने टैक्स पे किया, तो हमने 75,000 पे टैक्स पे किया है, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब एज लैंड हमने 2020 में लिया था, 2021 में हम बेच रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का यहाँ पे टाइम है, 1.5 ईयर। सो यहाँ पे आपका इंडेक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि लैंड के केस में 3 साल के बाद आपका इंडेक्सेशन होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म माना जाता है उसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो 75,000 यहाँ पे अमाउंट आएगा। 1,25,000 हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए ये समझिएगा हमारा ये किसके लिए राइज हुआ है, ये मिस्टर पति के लिए राइज हुआ है। अब बताइए मिस्टर राजा के लिए कोई टैक्सेबिलिटी होगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर राजा ने विथआउट कंसिडरेशन दिया है, मतलब पूरी तरीके से गिफ्ट के फॉर्म पे दिया है, उन्होंने उससे कुछ भी पैसा नहीं लिया। इन दैट केस मिस्टर राजा के लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 10/1/2019 दीपक है जिनको रिसीव हो रहा है एक पीस ऑफ लैंड एट नपासर फ्रॉम हिज फ्रेंड जहीर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस लैंड की है 46,000। ये उनको एज अ गिफ्ट मिल रहा है, मतलब विथआउट कंसिडरेशन। सो 46,000 में हमको लैंड मिल रहा है, हमको बोला गया है कि 50,000 से एक्सीड करेगा तब टैक्सेबल होगा। क्या इस केस में एक्सीड कर रहा है? आंसर इज नो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा केस बोल रहा है जहाँ पे लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय जहीर, तो ये हमको लैंड किससे मिला था? जहीर से मिला था। जहीर ने इसको एक्वायर किया था 2001 में 5,000 रुपए में। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। फर्दर बोल रहा है 1/11/2019 को, मतलब उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में दीपक को एक और लैंड रिसीव हुआ बीकानेर का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 30,000। ये भी उसको विथआउट कंसिडरेशन मिला है जोरा से। कितने का लैंड? 30,000 का लैंड मिला है। बताइए क्या 50,000 से ज्यादा है? आंसर इज नो, 50,000 से ज्यादा नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग लैंड मिले हैं, तो 50,000 की लिमिट दोनों के लिए अलग अलग होगी। ये वाले लैंड के लिए अलग देखेंगे, ये वाले लैंड के लिए अलग देखेंगे। दोनों जगह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी कुछ भी नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 मिस्टर दीपक ने लैंड बेच दिया नपासार वाला, जो कि उनको जहीर से मिला था वाला लैंड वो बेच रहे हैं केदार को 30,000 पे। ठीक है, तो नपासार वाला लैंड कितने पे बिक रहा है? 30,000 पे बिक रहा है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50,000 और आपने सेल किया है 30,000 पे। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज हाइयर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो विच एवर इज हाइयर के हिसाब से हमारी यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए? यहाँ पे वैल्यू आएगी 50,000 रुपीज।
सो नपासार का लैंड जो है वो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 50,000 रुपीज लेंगे। कैसे किया हमने देखा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू विच एवर इज हायर हमने कंसिडर किया। ठीक है, सिर्फ नपासार का केस हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है क्या ऑन ट्रांसफर, आंसर इज नो। तो नेट सेल कंसिडरेशन हमारे पास आ रहा है 50,000। अब देखिए नपासार का लैंड जो है, ये लैंड हमको मिला कब, 10/10/2019 को हम बेच कब रहे हैं, 31 मार्च 2020 को। अब एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, एज लैंड जो हमको मिला है वो लैंड का कुछ भी अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हुआ है क्या, दीपक के लिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल हुआ है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि दोनों जगह आईएफएस के इनकम के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो ये जो नपासार वाला लैंड है उसके लिए भी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आई थी पहले, है ना। इन दैट केस हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे ऑफ प्रीवियस ओनर, क्योंकि हमारे लिए पूरी तरीके से गिफ्ट है, हमने उस पर कोई भी पैसा नहीं पे किया है, हमने उस पर कोई भी पैसा पे नहीं किया, ना ही किसी भी मनी पे हमने टैक्स पे किया है। इन दैट केस पीरियड ऑफ होल्डिंग किसकी देखी जाएगी, प्रीवियस ओनर की। सो नपासार वाला लैंड के लिए प्रीवियस ओनर कौन है, मिस्टर जहीर प्रीवियस ओनर है, जिन्होंने 2001 में खरीदा था। कितने पे खरीदा था, 5,000 पे खरीदा था। तो इंडेक्सेशन होगा, ऑफकोर्स ही बात है, 2001 का लैंड है और बिक कब रहा है, 2020 में। तो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट आएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ओनर का भले हम पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं, लेकिन आपको जो हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो करंट ओनर का ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ओनर का भले इंडेक्सेशन ले रहे हैं लेकिन करंट ओनर का ही हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन किसका, करंट ओनर का। सो करंट ओनर कब बेच रहा है, सॉरी करंट ओनर को कब मिला था, 1/10/2019 को मिला था। सो उसके हिसाब से 289 ही आएगा। एट लास्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे 5,000 ही रहने वाली है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब 5,000 है, इन दैट केस इंप्रूवमेंट हमने कुछ कराया नहीं, एट लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ऑफ 45,000। लॉन्ग टर्म कैसे पता चला, हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी है प्रीवियस ओनर की, उसके हिसाब से हमको पता चला है कि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बीकानेर वाले केस में। तो बीकानेर का हमने एसेट भी बेच दिया है, बीकानेर का लैंड भी बेच दिया, हमने बेचा है, कितने पे बेचा है, 90,000 पे हमने लैंड बेचा है, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85,000 थी। तो 85,000 और 90,000 विच एवर इज हायर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। सो 90,000 यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद कोई भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमने नहीं किया है, 90,000 ही वैल्यू आ जाएगी। अब इस लैंड की बात करें तो ये लैंड के लिए भी क्या हमारे लिए, दैट इज दीपक के लिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल हुआ था क्या, आंसर इज नो, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ था। मतलब इसको ये गिफ्ट की तरह मिला है, गिफ्ट की तरह मिला है। इन दैट केस प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेंगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे और करंट ओनर का इंडेक्सेशन लेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर इंडेक्सेशन लग रहा है तो करंट ओनर का इंडेक्सेशन लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना था, तो प्रीवियस ओनर हमारे बीकानेर वाले लैंड का प्रीवियस ओनर है हमारे पास जोरा, जोरा के लिए कॉस्ट था 10,000। ठीक है, सो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट हमने लिख लिया यहाँ पे। अब पूछ रहा है प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था, तो प्रीवियस ओनर ने कब खरीदा था, प्रीवियस ओनर ने इस लैंड को खरीदा था 2018-19 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले खरीदा था। जब हम बेच रहे हैं उससे 2 साल पहले खरीदा था। तो यहाँ पे बताइए लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, 2 साल ही पहले खरीदा था, इन दैट केस ये शॉर्ट टर्म रहेगा और 10,000 है, इंडेक्सेशन भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एसेट ही शॉर्ट टर्म है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा यहाँ पे 10,000, इंप्रूवमेंट हमने कुछ कराया नहीं, एट लास्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 90,000 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये पूरा इरेज कर रही हूँ, एक बार आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें क्या बोल रहा है, क्या चीज ध्यान रखनी है हमको, जब भी केस गिफ्ट का हो, गिफ्ट मतलब हमको जो एसेट है वो पूरी तरीके से विथआउट कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से विथआउट कंसिडरेशन मिल रहा है, इन दैट केस कैपिटल गेन भी अराइज हो रहा है क्योंकि हम कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस हम लेते हैं प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड करंट ओनर का हम लेते हैं इंडेक्सेशन। आई होप अगर आपने कैपिटल गेन देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे करंट ओनर का इंडेक्सेशन
या फिर प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन भी ले सकते हैं। प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन कब जाता है, मंजुला जे शाह में, पर एज हम यहाँ पे कैपिटल गेन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, करंट ओनर का इंडेक्सेशन आपको लेना है, सिर्फ अदर सोर्सेज के लिए यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो करंट ओनर का हम इंडेक्सेशन लेंगे, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग, करंट ओनर का इंडेक्सेशन। देखिए भले आप ये वाला लें प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन एज पर मंजुला जे शाह तो भी सही है, आप ये वाला लें तो भी सही है, लेकिन एज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये वाला ही लेने वाले हैं। ये कौन से केस में होगा, जब विथआउट कंसिडरेशन है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, अलग से एज अ नोट बना के ये 3 चीजें जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑन 10/1/2020। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो पूरी कैलकुलेशन हमने की थी नपसार और बीकानेर का लैंड बेच के, वो दीपक के लिए हमने की थी। क्या जाहिर और जोरा के लिए कुछ भी टैक्सेबिलिटी आएगी? जाहिर और जोरा जिनसे लैंड मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट दीपक को, उनके लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट पे दिया था, उनको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिला है, तो उनके लिए टैक्सेबिलिटी भी अराइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एज ऑन 10/1/2020 टीपू परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड। टीपू ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 है। उसने इसको अपने फ्रेंड से खरीदा है, मिस्टर उदय से, जिसको उन्होंने कितना कंसिडरेशन पे किया? 30,000 रुपए। लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 75,000। हमने कितना पे किया है? 30,000 रुपए, मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया है, विद कंसिडरेशन वाला केस है। तो बताइए कितनी वैल्यू हो गई अब लैंड की? लैंड की वैल्यू बची 45,000 रुपीज, मतलब 30,000 तो हमने पे कर दिया। अब ये वैल्यू बताइए, क्या ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा है? आंसर इज नो, 50,000 से ज्यादा नहीं है। इन दैट केस ये आपके लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि 50,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपको याद हो तो विथ कंसिडरेशन के केस में हम ये 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन वाला पॉइंट देखते हैं। तो हमको पहले ही पॉइंट में दैट इज 50,000 वाला चेक करने से ही पता चल गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, मिस्टर उदय हैज एक्वायर्ड सच लैंड। तो जिससे हमको मिला है ये लैंड, उसने ये लैंड एक्वायर किया था 25,000 में। कब एक्वायर किया था? 2006-07 में। अब बताइए 1/4/2021 में टीपू इस लैंड को बेच रहा है 1,75,000 पे, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1,60,000। तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है दोनों के लिए, दैट इज टीपू और उदय के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टीपू का केस। जैसा नॉर्मल हम अभी तक देखते आए हैं उसी का केस हम देख रहे हैं, जिसको गिफ्ट मिला है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? 1,75,000 और 1,60,000, विच एवर इज हायर, तो 1,75,000 यहाँ पे आएगा। कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, 1,75,000 यहाँ वैल्यू आ रही है। अब बताइए हमको उस लैंड के लिए कुछ भी चीज पे करना पड़ा क्या? आंसर इज यस, हमने कंसिडरेशन पे किया है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी आई क्या? आंसर इज नो, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आई है। इन दैट केस हम चेक करेंगे कॉस्ट हम किसका लेंगे? कॉस्ट लेंगे प्रीवियस ओनर का, और हम यहाँ पे देखा जाए तो कॉस्ट हम लेंगे प्रीवियस ओनर का। नेक्स्ट आती है बात नॉर्मल केस, जो अभी तक हम देख रहे थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कॉस्ट हम लेते थे प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम लेते थे प्रीवियस ओनर का, और हम जो है हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट किसका लेते थे? करंट ओनर का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भले ही हमारी टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे किया है। टीपू ने 30,000 रुपए पे करके उस लैंड को खरीदा है, तो उसने कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे पे किया है। एज अमाउंट पे किया है, तो जितना भी अमाउंट टीपू ने पे किया है वो उसका बन जाएगा यहाँ पे कंसिडरेशन। उसने ये लैंड खरीदने में इतना अमाउंट पे किया है, तो जितना भी अमाउंट उसने पे किया है वो उसका कंसिडरेशन बन जाएगा, ठीक है। इन दैट केस ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है पॉइंट। देखिए टीपू है, टीपू ने 30,000 रुपए पे करके वो लैंड खरीदा है, भले ही वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो, लेकिन उसने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया है। आंसर इज यस। भले ही वो टैक्सेबल ना हो, लेकिन हमने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया है। आंसर इज यस। हमने जो अमाउंट पे किया है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। अब बताइए 10/1/2020 को उसने खरीदा था, ये लैंड बेच रहा है 2021 में, 1 साल के अंदर ही बेच रहा है, तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आएगा, दैट इज 30,000 रुपीज। इंप्रूवमेंट इसने कुछ कराया नहीं है। एट लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑफ 1,45,000, ठीक है।
अभी तक के जो भी केसेस देखे हमने उसमें देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस जहां पे हमारा जो भी ट्रांसफरर था, ट्रांसफरर मतलब जो भी गिफ्ट दे रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, इसलिए उसके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन इस केस में जो उदय है उसने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दिया टीपू को? आंसर इज नो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया, उसने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया है। कितना कंसिडरेशन चार्ज किया? 30,000 रुपए कंसिडरेशन चार्ज किया है। अब एज कंसिडरेशन उसने चार्ज किया है तो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी उदय के लिए भी। कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी ध्यान से समझिएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लें उदय के लिए? तो उदय ने ये लैंड तो टीपू को 30,000 में बेच दिया, लेकिन उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 75,000। तो हम चेक करेंगे 30,000 और 75,000 विच एवर इज हायर। 75,000 इसका कॉस्ट बन जाएगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ है, 75,000 हमारे पास आ गया। अब बताइए उदय ने ये लैंड खरीदा कब था? 2006-7 में खरीदा था, और ये टीपू को दिया कब? 10/1/2020 को। इन दैट केस यहाँ पे आपका ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इन दैट केस इंडेक्सेशन होगा। ठीक है, इंडेक्सेशन होगा। कितने पे खरीदा था हमारे उदय ने? 25,000 में लैंड खरीदा था, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 2006-7 का इंडेक्सेशन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 122। सो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 59,221। इंप्रूवमेंट यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 15,779। आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। उदय ने विथआउट कंसिडरेशन नहीं दिया था, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया था, इसीलिए उसका भी अमाउंट कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता इन दैट केस उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, लेकिन उसने एज कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एज ऑन 10/2/2020 मुंद्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने परचेस किया है पीस ऑफ लैंड जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दी हुई है 7,50,000। 7,50,000 का लैंड था। उन्होंने मीता जो कि उनकी फ्रेंड है, जो कि डायरेक्टर है, उससे खरीदा है 3,90,000 में। लैंड है कितने का? 7,50,000 का। हमने खरीदा कितने पे है? 3,90,000 पे। इन दैट केस 3,60,000 रुपीज यहाँ पे आपका बन रहा है अमाउंट, गिफ्ट का अमाउंट। तो बताइए ये 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? आंसर इज यस, ये 50,000 से ज्यादा है ना। 50,000 से अगर ज्यादा है तो दूसरी कंडीशन भी देख लीजिएगा। और 5% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना है? 3,90,000। सो 3,90,000 का अगर मैं 5% यहाँ पे कैलकुलेट करूं, 3,90,000 का 5% दैट इज इक्वल टू 19,500। तो आपको चेक करना है 50,000 या 19,500 विच एवर इज हाइयर। तो 50,000 ही हाइयर है। अब आपको चेक करना है 3,60,000 और 50,000 कौन सा हाइयर है? 3,60,000। 3,60,000 हाइयर है। इन दैट केस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी। पूरा का पूरा 3,60,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। किसके लिए टैक्सेबल होगा? मुंद्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए। ठीक है, सो हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आ रहा है फॉर कंपनी। कंपनी के लिए कितना आ रहा है? 3,60,000 रुपीज टैक्सेबिलिटी आ रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। मीता ने ये लैंड एक्वायर किया था 25,000 रुपीज का। कब एक्वायर किया था? 2000 में। तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की आपको दी हुई है 32,000। 10/4/2021 में कंपनी ने ये लैंड बेच दिया 10,75,000 पे, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन की कितनी थी? 12 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम मीता का कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपनी की तरफ आएंगे, क्योंकि मीता के पास पहले लैंड था, है ना। देखिए मीता ने ये लैंड मुंद्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को बेचा है ना। कितने पे बेचा है? 3,90,000 पे बेचा है, जबकि वैल्यू कितनी थी? 7,50,000। तो हम क्या चेक करेंगे? विच एवर हायर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो 7,50,000 इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ है, 7,50,000 नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। मीता ने ये लैंड बेचा कब? 10/2/2020 को बेचा, लेकिन खरीदा कब था? 2000 में खरीदा था 25,000 पे। लेकिन हम 1/4/2001 की वैल्यू देखेंगे और हम देखेंगे 2000 की वैल्यू। सो 25,000 है हमारे पास, 2000 की वैल्यू 32,000 है, 1/4/2001 की वैल्यू। विच एवर इज हायर,
हमारा बन जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ों के लिए आपको कैपिटल गेन अच्छे से आना चाहिए, है ना। सो मैं ये चीज़ें कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कैपिटल गेन आपको पढ़ाया है तो मुझे पता है कैपिटल गेन क्या है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, गिफ्ट वाले केस से पहले आप जरूर कैपिटल गेन देखिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। सो हम हायर लेंगे 25,000 और 32,000। हायर क्या है 32,000, तो 32,000 यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ध्यान दीजिएगा, आज उसने 2001 की हमने वैल्यू ली है, 2020 को बेचा है तो इंडेक्सेशन तो होगा, है ना। सो 289 डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन कब का लेंगे 1/4/2001 का, तो यहाँ पे 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 92,480 रुपीज, ठीक है। इंप्रूवमेंट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, एट लास्ट यहाँ पे अराइज हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 6,57,520। नेक्स्ट आते हैं हम कंपनी के लिए टैक्सेबिलिटी की, कंपनी के लिए क्या टैक्सेबिलिटी होगी। सो कंपनी ने लैंड बेचा है 10,75,000 में और 12 लाख उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो 10,75,000 और 12 लाख विच एवर इज हाइयर हम कंसिडर करते हैं, तो 12 लाख रुपीज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर निल है, 12 लाख रुपीज नेट सेल कंसिडरेशन हमारे लिए बन गया। अब देखिए कंपनी के लिए, जब कंपनी को लैंड मिला था तो कंपनी ने कुछ कंसिडरेशन पे किया था, आंसर इज यस, कंसिडरेशन पे किया था तो सब कंपनी का लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंपनी का लेंगे। कॉस्ट किसका लेंगे, कॉस्ट भी कंपनी का लेंगे। और इंडेक्सेशन अगर आता है तो वो भी कंपनी का ही आएगा। कंपनी को लैंड कब मिला था 2020 में मिला था और कंपनी बेच कब रही है 2021 में, तो इंडेक्सेशन की बात नहीं आती है क्योंकि एक ही साल हुआ है और एक साल हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। सो एसेट कितने में खरीदा था हमारी कंपनी ने, कंपनी ने एसेट खरीदा था 3,90,000 रुपीज में, ठीक है। सो 3,90,000 में एसेट खरीदा था हमने और हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, टैक्सेबल हुआ हमारे लिए 3,60,000। तो समझिएगा 3,90,000 में तो हमने खरीदा था, 3,60,000 हमारे लिए टैक्सेबल हो गया। 3,90,000 में खरीदा था, 3,60,000 टैक्सेबल हो गया। इन दैट केस टोटल अमाउंट कितना है 7,50,000, तो 7,50,000 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। पिछला अगर क्वेश्चन देखें तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट था, दैट इज ये अमाउंट हमारा जितना हमने कंसिडरेशन पे किया था वो था, यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं था इसलिए हमने टैक्सेबल को ऐड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट भी है, सो 3,90,000 प्लस 3,60,000 जो कि टैक्स हुआ प्लस हमने जितना कंसिडरेशन पे किया, ये दोनों का टोटल आप लेंगे तो ये आपका 7,50,000 आ रहा है। इंप्रूवमेंट हमने कुछ कराया नहीं है, एट लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ऑफ 12 लाख माइनस 7,50,000 दैट इज इक्वल टू 4,50,000 का यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ रही है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे अपना जितना कंसिडरेशन पे किया वो भी ऐड किया है, साथ साथ जितना हमारा टैक्सेबल अमाउंट हुआ वो भी हमने ऐड किया। तो कंसिडरेशन हमने पे कर दिया था तो उसके ऊपर तो टैक्सेबिलिटी नहीं आनी थी, लेकिन हमारे ऊपर टैक्सेबिलिटी आ गई एक्स्ट्रा अमाउंट पे, 3,60,000 पे हमारे पास टैक्सेबिलिटी आई है। ये इसके अलावा इनको छोड़ के जो अमाउंट है उस पर टैक्सेबिलिटी आई है, इसलिए आपको दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा, हमने उसको माइनस किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे पास अराइज हो गया। नेक्स्ट केस देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, 10/10/2019 को सुरेश ने परचेस किया एक पीस ऑफ लैंड। ये एग्जांपल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतने सारे एग्जांपल्स गिफ्ट से रिलेटेड इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको गिफ्ट में सारी अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सुरेश ने परचेस किया है पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अनुज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसकी दी हुई है 46,000 और ये उसने ट्रांसफर कितने पे किया है 30,000 पे, ठीक है। तो सुरेश ने अपने फ्रेंड से लिया है, कितने पे लिया है 30,000 में, लैंड की वैल्यू कितनी थी 46,000, सो 46,000 माइनस कंसिडरेशन पेड 30,000 दैट इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। क्या ये 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, आंसर इज नो, नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट बोल रहा है Further, as on 1/11/2019, he also purchased house property जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,50,000 है, उसने उसको अजय से लिया है 1 लाख रुपीज में। 1,50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, 1 लाख में हमने लिया है, ठीक है। और तो हमारे पास एक्सेस कितना आ रहा है 50,000,
क्या ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है? आंसर इज नो, एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट बोल रहा है फर्दर एज ऑन 1/1/2020 एक अनदर फ्रेंड है उसका जीतू, गिव हिम अ हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 35,000। क्या 35,000 ज्यादा है 50,000 से? आंसर इज नो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। जीतू ने ये लैंड परचेस किया था 10/4/2001 में 5,000 रुपीज का। तो ये तीनों केसेस में हमारे सुरेश के लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए किसके लिए टैक्सेबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे तो सुरेश के लिए कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। अनुज यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्योंकि उसने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया है सुरेश से। साथ साथ अजय भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया है। थर्ड केस जीतू, जीतू ने क्या कोई भी कंसिडरेशन चार्ज किया है हमारे सुरेश से? आंसर इज नो, नहीं चार्ज किया, तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से उसने गिफ्ट के फॉर्म पे दिया है। ये दोनों के लिए कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी। किस तरीके से आएगी? जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं अभी तक, उसी हिसाब से यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अराइज होने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? 10/10/2019 सोनम ने परचेस किया है पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हर फ्रेंड श्वेता से, उसने खरीदा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 12,54,000 और उसने 12 लाख पे खरीदा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 12,54,000, माइनस करें 12 लाख से तो कितना अमाउंट आता है 54,000 आता है, ठीक है। 54,000 क्या 50,000 से ज्यादा है? आंसर इज यस। ध्यान दीजिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, विद कंसिडरेशन मिल रहा है, तो दूसरी एक और कंडीशन है जो को हमको चेक करना पड़ता है 5% ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन कितना है 12 लाख रुपीज, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 5% ऑफ 12 लाख दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज, ठीक है। सो हम चेक करेंगे 54,000 और 60,000 विच क्या 60,000 ज्यादा है 54,000 से? आंसर इज नो, इन दैट केस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। पहले 50,000 के साथ चेक करो, फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन के साथ चेक करो। तो हमने चेक किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है क्योंकि ये 60,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ साथ ये तो बात हो गई किसके लिए? ये बात हो गई सोनम के लिए जिसको एज गिफ्ट मिल रहा था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं श्वेता की। श्वेता का आना चाहिए कैपिटल गेन क्योंकि उसने एसेट बेचा है और विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन चार्ज किया है। तो बताइए यहाँ पे हमको क्या लेना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जितने पे सेल किया है विच एवर इज हायर हम लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें भी एक पॉइंट है जो कि कैपिटल गेन में कवर किया गया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और हम देखते हैं 105% ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है, 105% ऑफ सेल वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 12,54,000, 105% ऑफ सेल वैल्यू अगर आप देखें तो 12,60,000 आएगा। हमको एक्चुअल में 105% चेक करना होता है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो अगर हमारे लिए सेल वैल्यू ज्यादा आती है, हमारे लिए अगर हायर सेल वैल्यू आती है 105% ऑफ सेल वैल्यू, इन दैट केस जो भी सेल वैल्यू है उसको आप यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम कैपिटल गेन में इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट एक बार आप नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा इरेज कर रही हूँ यहाँ से। देखिए हमने क्या बोला, हम चेक करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ सेल वैल्यू। अभी तक हम यही चेक कर रहे थे, लेकिन हमको अभी एक और चीज पता चला कि सेल वैल्यू का 105% हम चेक करते हैं, है ना। नॉर्मली ये कब होता है जब आपकी वैल्यूज आसपास की होती हैं, तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना लेना पड़े इसलिए किया जाता है। सो हमारी सेल वैल्यू कितनी थी 12 लाख, 12 लाख का 105% करो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज 12,54,000। तो हमको पता चला कि 12 लाख का 105% इज इक्वल टू 12,60,000 रुपीज एंड 12,54,000 रुपीज। सो इसमें चेक करना होता है हायर, अगर हायर आपका 105% ऑफ सेल वैल्यू आ रहा है, इन दैट केस जो एक्चुअल सेल वैल्यू है ना वो हम कंसिडर करते हैं। तो एक्चुअल सेल वैल्यू हमारी 12 लाख है, ये हमारी बन जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। किसके लिए? श्वेता के लिए। श्वेता के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यही मानी जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो आपको सारे पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10/10/2019 की बात की जा रही है जब प्रिया ने परचेस किया है पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हर फ्रेंड मोनिका
मोनिका से खरीदा है, 8,45,000 उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसने 8 लाख रुपए में खरीदा है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चेक करते हैं, 8,45,000 माइनस 8 लाख रुपीज जितना कंसिडरेशन पे किया इज इक्वल टू 45,000। 45,000 क्या 50,000 से ज्यादा है? आंसर इज नो, नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हो गई प्रिया की। अब हम बात कर रहे हैं मोनिका के लिए क्या होगा। सो मोनिका के लिए हमको देखना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 105% ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमको दी हुई है 8,45,000, 105% ऑफ सेल वैल्यू अगर आप करें तो 8,40,000 आता है, ठीक है। विच एवर इज हायर, हम देखते हैं हायर अभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा फॉर मोनिका। आई होप क्लैरिटी आई हो दोनों क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है। एज ऑन 10/1/2020 नरेंद्र ने रिसीव किया है गोल्ड नेकलेस। नरेंद्र को क्या मिला है? गोल्ड नेकलेस मिला है। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। सो नरेंद्र को गोल्ड नेकलेस मिला है जिसकी फेयर वैल्यू है 1,85,000। 1,85,000 का उसको गोल्ड नेकलेस मिला है विथाउट एनी कंसिडरेशन। विथाउट एनी कंसिडरेशन है तो क्या होगा? 1,85,000 को हम चेक करेंगे कि ये 50,000 से ज्यादा है क्या? आंसर इज यस, ज्यादा है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पूरा का पूरा 1,85,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन 10/10/2019 मोहन ने रिसीव किया है शेयर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड उत्तम। उत्तम से उसको शेयर्स मिले हैं जो कि 36,000 की फेयर वैल्यू के हैं। एज अ गिफ्ट ये उसको मिले हैं। फर्दर एज ऑन 1/11/2019 उसको गोल्ड चेन भी मिल रहा है। सबसे पहले तो 36,000 का उसको शेयर मिला, साथ साथ गोल्ड चेन मिल रहा है 30,000 का। दोनों में उसको कुछ भी कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ा। इन दैट केस 66,000 का इन टोटल मिला है। ध्यान दीजिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम एग्रीगेट देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट आपको कितना मिला। सो 66,000 का मिला है जो कि मोर देन है 50,000। इन दैट केस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पूरा का पूरा 66,000 रुपीज टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम ऑन 10/10/2019 कमल ने परचेस किया है ज्वेलरी फ्रॉम किशोर। किशोर से ज्वेलरी परचेस किया है। ज्वेलरी की वैल्यू कितनी थी? 46,000। उसने खरीदा कितने पे है? 30,000 पे। तो एक्सेस कितना है? 16,000। नेक्स्ट देखिए, किशोर ने एक्वायर किया है ज्वेलरी, जो किशोर जिससे हमने खरीदा था उसने एक्वायर किया था ज्वेलरी 25,000 पे। सो आपको बताना है कैपिटल गेन पे क्या कंप्यूटेशन होगा। तो क्या ये विथआउट कंसिडरेशन हुआ है? आंसर इज नो, विथआउट कंसिडरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज किया गया है तो टैक्सेबिलिटी आएगी। कमल के लिए टैक्सेबिलिटी कब आती? कमल के लिए टैक्सेबिलिटी आती जब कमल इसको फर्दर ट्रांसफर करता। क्या कमल ने कोई भी फर्दर ट्रांसफर किया? आंसर इज नो। तो कैपिटल गेन के लिए उसके अंदर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी और साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं आएगी क्योंकि 50,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो कमल के लिए तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही। किशोर की बात कर रहे हैं हम। किशोर ने विद कंसिडरेशन अपना एसेट ट्रांसफर किया है। इन दैट केस यहाँ पे उसके लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, किशोर ने कितने पे बेचा? 30,000 पे। क्या यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू और 30,000 विचएवर इज हायर देखेंगे? आंसर इज नो। वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है सेक्शन नंबर 50C के हिसाब से, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जितने पे आपने बेचा है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर निल, 30,000 यहाँ पे हमारा नेट सेल कंसिडरेशन बन गया। एज हमारे किशोर ने खरीदा था 2019 में, बेच भी दिया 2019 में। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अराइज होने वाला है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे खरीदा था? 25,000 पे खरीदा था। कोई इंप्रूवमेंट नहीं कराया। एट लास्ट 5,000 रुपीज उसके लिए टैक्सेबल हो गया एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप क्लियर हुआ हो ये पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं हमारे गिफ्ट से रिलेटेड, वो है एग्जाम्पल नंबर 13। क्या बोल रहा है देखिए, 10/10/2019 को जनक ने परचेस किया है ज्वेलरी। जनक ने क्या खरीदा है? ज्वेलरी खरीदा है अपने फ्रेंड से, गिरी से, जो कि 66,000 रुपीज की थी। उसने कितने पे खरीदा है? 30,000 पे। सो 66,000 माइनस 30,000 कितने पे खरीदा? 33,000 का उसको पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फर्दर उसने 1/11/2019 को उसने परचेस किया सिल्वर यूटेंसिल। 1 लाख रुपीज की उसकी फेयर वैल्यू थी, उसने खरीदा 75,000 से। सो 1 लाख फेयर वैल्यू
उसने कितने पे लिया 75,000 पे, इन दैट केस कितना हो गया 25,000 रुपीज। दोनों को टोटल करें अगर हम तो 61,000 रुपीज आ रहा है, ये मोर देन है 50,000 से, इन दैट केस मोर देन 50,000 से है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पूरा 61,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। वही सेम चीज आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। एग्जाम्पल में तो आप ऐसे शो नहीं कर सकते ना, आपको पूरा फॉर्मेट के थ्रू शो करना होगा, तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट बना के उसको शो करना है, जो कि मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। ये एग्जाम्पल अभी हमको नहीं देखना है, हम आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट, हमने गिफ्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने विद एग्जाम्पल्स गिफ्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या बोल रहा है, एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। क्या बोल रहा है, कोई कंपेंसेशन है जो कि ड्यू है या रिसीव हुई है किसको, किसी पर्सन को, किससे रिलेटेड, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू देयर टू। ध्यान दीजिए पीजीबीपी के अंदर ऐसा ही पॉइंट हुआ करता था सेक्शन नंबर 28 के अंदर। सेक्शन नंबर 28 के अंदर मैनेजमेंट एजेंसीज के लिए हुआ करता था ये पॉइंट कि मैनेजमेंट एजेंसी अगर किसी भी कंपनी के साथ कोई या फिर एम्प्लॉयर के साथ बोल सकते हैं, नहीं हाँ कंपनी लेना सही है, कंपनी या फिर किसी भी एंटिटी के साथ मैनेजमेंट एजेंसी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो भी कंपेंसेशन दिया जाता है वो कंपेंसेशन पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, पीजीबीपी के अंदर उसको कंसिडर करते हैं। जो भी कंपेंसेशन कंपनी या फिर कोई भी एंटिटी मैनेजमेंट एजेंसी को दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया या मॉडिफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस वो पीजीबीपी के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पीजीबीपी में देखा था। नेक्स्ट सेम ऐसा ही पॉइंट एम्प्लॉइज के लिए कवर किया गया। एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जो है आप हमारे साथ 5 साल के लिए काम करोगे, लेकिन क्या हुआ बीच में ही 2 साल बाद एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि बस अब हम आपको आगे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इन दैट केस एम्प्लॉय को अब कंपेंसेशन देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को 5 साल के लिए बोला था, 2 साल में ही निकाल रहे हो, तो एम्प्लॉय बोलेगा मुझे कंपेंसेशन दो। तो ये कंपेंसेशन जो एम्प्लॉय को देगा एम्प्लॉयर, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। आई होप क्लियर हुआ हो। ये जो है सैलरी के अंदर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, सैलरी के अंदर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट एजेंसी से रिलेटेड है तो पीजीबीपी के अंदर, अगर एम्प्लॉइज से रिलेटेड है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी ताकि जो हमारे स्टार्टिंग का कुछ बचा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए बहुत सारी चीजें आज हमने कंप्लीट कर ली, अप्रॉक्सीमेटली पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हमारे बचे हैं। मैंने आपको 56 सबसेक्शन 2 अभी स्टार्ट करवाया था और आपको पता भी नहीं चला कि हमारा 56 सबसेक्शन 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने A to Z सारे पॉइंट्स 56 सबसेक्शन 2 के कवर कर लिए। डिविडेंड कवर किया, कैजुअल इनकम, गिफ्ट कवर किया हमने, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हमने कवर कर लिया, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और ऑन इनहेंस कंपेंसेशन हमने कवर किया। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है हमारा, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदर इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन, दैट इज एडवांस मनी फॉरफीटेड वाला जो पॉइंट हमने देखा था वो भी हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एनी सम रिसीव्ड एज एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर को रिसीव हो रहा है तो ये वाला पॉइंट भी हमने देखा था, पीजीबीपी में कवर था। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर आपने लेट आउट किया है, कंपोजिट रेंट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, और फिर आता है हमारे पास की मैनेजेरियल पर्सन वाला पॉइंट, एंड नेक्स्ट जो हमने देखा लास्ट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया है मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन वाला पॉइंट। इसके साथ हमने सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमने सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1 देख लिया, 56 सबसेक्शन 2 देख लिया। अब देखिए 56 सबसेक्शन 1 जो बोलता है, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसे इनकम है जो कि बाकी हेड में नहीं आ रही तो इस हेड के अंदर आ जाएगी, और जो एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है तो इस
डेफिनेशन के हिसाब से कुछ ऐसी इनकम्स है जो कि हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाती है। सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग मतलब समझिएगा, मिस्टर एक्स हैं जो कि ओनर हैं हाउस प्रॉपर्टी के, इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को लेट आउट की। अब मिस्टर वाई ने क्या किया, यही प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी मिस्टर जेड को। तो यहाँ पे तो लेट आउट हो रहा है नॉर्मल लेट आउट, यहाँ पे हो रहा है सब लेटिंग, मतलब मिस्टर वाई ने जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी वो उन्होंने रेंट पे दे दिया। तो ये सब लेटिंग वाला केस हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं किया जाता। ये पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर किया गया है। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक के डिपॉजिट्स में, तो यहाँ पे कवर होंगे आप। इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी डिपॉजिट्स पे या फिर लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर आता है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर के अलावा आपको किसी और से आंसर स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए स्कूल है, ठीक है, ए स्कूल है, एक नाम का कोई स्कूल है हमारे पास, और इसमें एक एम्प्लॉय है। कौन है एम्प्लॉय, मिस्टर सी। मिस्टर सी यहाँ काम करते हैं, एज टीचर है, वो टीचिंग का काम करते हैं। तो यहाँ वो टीचिंग करते हैं भले, ये स्कूल जो है सीबीएसई स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब सीबीएसई का जब बोर्ड एग्जाम हुआ, तो बोर्ड एग्जाम जब होता है तब इनका जो एग्जाम का पेपर एनालिसिस होता है, तो अलग अलग जगह आपको जाके करना पड़ता है पेपर का इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस बोर्ड के लिए मिस्टर सी काम करते हैं उस टाइम पे जब वो आंसर स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे वो बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय वो कहाँ के, ए स्कूल के। क्या वो बोर्ड के एम्प्लॉय, आंसर इज नो। इन दैट केस जो आंसर स्क्रिप्ट को इवैल्यूएट करने से पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ना कि सैलरी में, क्योंकि जिस बोर्ड के लिए वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो बोर्ड उनका एम्प्लॉयर नहीं है। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट लैंड, अब वेकेंट लैंड है, उससे रेंट राइज हो रहा है, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में वेकेंट लैंड कवर नहीं किया गया, इसलिए उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लाया गया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे कवर होंगे। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्सेज अगर आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो यहाँ कवर की जाती है। प्राइवेट ट्यूशंस आप अगर ले रहे हैं तो वो ट्यूशंस आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर किएगा। इनकम टैक्स रिफंड पे कोई भी इंटरेस्ट है तो वो यहाँ आएगा। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, ये पॉइंट हम इन डिटेल देखने वाले हैं अभी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी डिविडेंड मिल रहा है। डायरेक्टर सिटिंग्स फी, अब देखिए डायरेक्टर जब भी बोर्ड मीटिंग में अटेंड करता है ना, तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए वहां बैठने के लिए भी उसको पैसे दिए जाते हैं, तो वो जो पैसे हैं सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, वो भी यहाँ पे कवर की जाती है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेस को ओन करने और मेंटेन करने का जो काम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। स्टिपेंड दिया जा रहा है टू ट्रेनी, तो हम सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो सीएमए में हमको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग के अंदर जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो स्टाइपेंड आपका जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप पैसा डाल रहे हैं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय अपने ही कंट्रीब्यूशन पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। जब वो लम सम पेमेंट निकालेगा बाहर तब ये टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ हो। हम फैमिली पेंशन वाला इन डिटेल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सो वो डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 56 पूरा कंप्लीट, हम जाएंगे सेक्शन नंबर 57 की तरफ। सो 56 का हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या बोल रहा है समझिएगा, फैमिली पेंशन मतलब रेगुलर मंथली अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर किसको पे कर रहा है, फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एम्प्लॉय है मिस्टर डी। मिस्टर डी उसका एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अगर एबीसी कंपनी लिमिटेड इस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को कोई भी पेंशन दे रही है, मंथली पेंशन, रेगुलर मंथली पेंशन दे रही है, इन दैट केस फैमिली पेंशन के अंदर उसको कवर किया गया है, ठीक है। सो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो टैक्सेबल होगा वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। एज एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है, तो ये जो है आपका सैलरी के अंदर तो कवर किया नहीं जा सकता, इसलिए कहाँ कवर किया गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। बोला गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल तो होगा, लेकिन इसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, मिनिमम ऑफ
1/3 ऑफ सच पेंशन, जितना भी पेंशन मिल रहा है उसका 1/3 अमाउंट या फिर 15,000 विच एवर इज मिनिमम, उतने का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। और साथ साथ आपको रिलीफ भी मिलता है अंडर सेक्शन 89 अगर कोई भी एरियर्स ऑफ पेंशन है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, लम सम पेमेंट अगर हो रहा है, हमने क्या बात की मंथली पेमेंट तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन लम सम पेमेंट अगर मिल रहा है आपको, किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय के लीगल हायर्स को या फिर विडो को, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होता है। कब मिल रहा है, एम्प्लॉय की डेथ के बाद। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, एक्सक्रेटिया पेमेंट मेड टू विडो और अदर लीगल हायर ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज वायलेंस सर्विस के टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई भी पेमेंट कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है, एक्स ग्रेटिया पेमेंट, मतलब जिसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं थी, बिना ऑब्लिगेशन के आप कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हैं, कौन पेमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पेमेंट कर रही है, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट एग्जाम्पल है, फटाफट से देख लेते हैं। सुंदर डाइड इन ऑन 31 जुलाई 2019 को उसकी डेथ हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट while being in central government service, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सर्विस में था। In terms of rule governing his service, his widow Mrs. Sundar is paid a family pension, उसकी विडो को फैमिली पेंशन मिलती है 10,000 पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस मिलता है 40% देयर ऑफ। स्टेट करना है आपको वेदर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल इन हर हैंड्स एंड इफ सो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। कैन शी क्लेम एनी रिलीफ और डिडक्शन, तो वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, कहाँ क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 94 के अंदर रिलीफ होगा, जब एरियर्स हो रहा है तभी होगा। कंप्यूट करना है आपको टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड टैक्स देयर ऑन। तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा ये निकालिए, और साथ साथ रिलीफ भी मिल सकता है, कब मिलेगा, जब एरियर ऑफ पेंशन हो रहा है तब। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी फैमिली पेंशन की। सो कितना फैमिली पेंशन मिल रहा है, कब से मिलना चालू हुआ, जुलाई चला गया, ठीक है ना, जुलाई के बाद से मिलना चालू हुआ। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने चले गए, हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं, 8 महीने। सो 8 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 10,000 रुपए पर मंथ, साथ साथ 40% डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है, तो ये 4,000 रुपए भी आपका ऐड हो जाएगा फैमिली पेंशन, मल्टीप्लाइड बाय 8 महीने के लिए हमको ये मिल रहा है। तो इन टोटल आपको ये अमाउंट मिल रहा है ऑफ रुपीज 1,20,000, सॉरी 1,12,000, 1,12,000 का हमको ये अमाउंट मिल रहा है। बोला गया डिडक्शन मिलेगा कितना, 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन दैट इज 1,12,000 का 1/3 अमाउंट, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 37,333। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 15,000, विच एवर इज लोअर, तो 15,000 लोअर है, उतने का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। टोटल इनकम आपके पास आ रही है 97,000 की। क्या इसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी आएगी, आंसर इज नो, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और इनकम नहीं है तो 2,50,000 तक तो हमारे लिए टैक्सेबल होता ही नहीं है, तो 97,000 रुपीज पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। आई होप क्लियर हुआ हो आपको ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट आते हैं हम, ये टॉपिक हमने कवर किया, अब हम आ रहे हैं डिडक्शंस पे। हमने देखा है कि हर एक स्पेसिफिक हेड के खुद के कुछ ना कुछ डिडक्शंस हैं, उसी तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी उसके खुद के कुछ डिडक्शंस हैं। सबसे पहले बात की जा रही है डिडक्शन जो है सेक्शन नंबर 57 के अंदर कवर किया गया, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या बोल रहा है, हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अंदर भी डिडक्शंस दिए जाते हैं। कौन कौन से डिडक्शन से समझिएगा। सबसे पहला डिडक्शन किसको मिलने वाला है, डिविडेंड्स के लिए मिलने वाला है, अदर देन रिफर्ड अंडर सेक्शन 115O। 115O के अंदर कौन सा है, डोमेस्टिक कंपनी को जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको छोड़ के बाकी कोई भी डिविडेंड है जो कि टैक्सेबल हो रहा है उनके लिए बात की जा रही है, या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला जो हमने पॉइंट देखा था उनकी बात की जा रही है। तो उन दोनों के लिए सेक्शन नंबर 57 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको मिलता है डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन, सो आपको डिडक्शन मिलेगा कलेक्शन एक्सपेंडिचर का, मतलब ये डिविडेंड लेने के लिए आपने जो भी खर्च किया, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लेने के लिए आपने जो भी खर्च किया, वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। साथ साथ कोई भी कमीशन रेम्यूनरेशन जो कि आप बैंकर को पे कर रहे हैं उस डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए या इंटरेस्ट को रियलाइज करने के लिए, वो भी आपको एज डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है।
ठीक है। सो जो भी खर्चा आप उस पर्टिकुलर डिविडेंड या इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए कर रहे हैं वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सो ये सेक्शन अप्लाई होता है, साथ साथ सेक्शन नंबर 57 सबसेक्शन 3 भी अप्लाई होता है इनके लिए, जो कि बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जो कि आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली किया है इन इनकम्स को अर्न करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सो दो सेक्शन है जिनके अंदर मेनली एक ही चीज बोली जा रही है कि जो भी एक्सपेंडिचर इन दोनों इनकम को अर्न करने के लिए आप करते हैं वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 57 सबसेक्शन 1 एंड 57 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट आ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 एंड 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3। ये दोनों कौन से वाले पॉइंट है? जब आप लेट आउट कर रहे हैं प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये वाला पॉइंट, और जब आप कंपोजिट रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों वाले केसेस के लिए बोला गया कि आपको अलाउ किया जाएगा करेंट रिपेयर्स अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो वो डिडक्शन की तरह अलाउ कर सकते हैं हम आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको अलाउ किया जाएगा जो भी आप मशीनरी प्लांट फर्नीचर या बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ किया जाएगा। सो डेप्रिसिएशन जो कि अंडर सेक्शन 32 बताया गया और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो सेट ऑफ वाला पॉइंट बताया गया आपको पीजीबीपी के अंदर, वो भी इनके लिए अलाउ किया जाएगा। साथ साथ सेक्शन नंबर 57 सबसेक्शन 3 भी इनके लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि आपने अर्न करने के लिए, रेंट इनकम अर्न करने के लिए इन पे खर्च किया है वो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है फैमिली पेंशन के लिए। तो फैमिली पेंशन के अंदर हमने ये पहले ही देख लिया, सेक्शन नंबर 57(2)(a) के अंदर ये कवर किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन। ये हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया है ना। नेक्स्ट आता है एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ के कंट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई भी अमाउंट मिल रहा है, इन दैट केस आपको देखना है सेक्शन नंबर 52(IC). वहां पे मैंने आपको पहले ही मिल दिया कि डिडक्शन मिलता है। कैसे मिलता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। सो अगर हम 52(IC) पे चले तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 56(2)IC ये कौन सा वाला पॉइंट है? स्टाफ वेलफेयर स्कीम वाला पॉइंट है, ठीक है। सो स्टाफ वेलफेयर स्कीम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप जल्दी मिल जाए पॉइंट। हाँ, सो देखिए यहाँ पे देन डिडक्शन इज अलाउड। ये जो डिडक्शन बोल रहा है, ये डिडक्शन क्या है पूरा पॉइंट पढ़िएगा आप, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये डिडक्शन दिखाना चाहती थी कि देन डिडक्शन इज अलाउड। तो जितना भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डालते हैं वो टाइम पे अगर आप पेमेंट कर देते हैं ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट को, इन दैट केस आपको वो पूरा अमाउंट जो कि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इनकम बहाना था वो डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। सो यही पॉइंट वहां पे आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 57 के अंदर। सो हम आते हैं सेक्शन नंबर 57 पे, जल्दी आ जाओ। सो देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, उसके लिए दैट इज पीएफ वाले के लिए आपको सेक्शन नंबर 57(3) मतलब कोई और एक्सपेंडिचर पे अगर आप कर रहे हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए तो वो अलाउ किया जाता है आपको। देखिए इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और इनहांस कंपेंसेशन, तो ये भी पॉइंट हमने पहले देख के रखा है। इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है कंपेंसेशन या इनहांस कंपेंसेशन पे, उसको 50% ऑफ सच इनकम आपका डिडक्ट हो जाता है। होप आपको मैंने ये बताया है पहले ही। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा आपको कंपेंसेशन या इनहांस कंपेंसेशन पे, तो ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का आपका इनकम हो रहा है इसके अंदर, तो सबसे पहले 50% आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो 5,000 डिडक्ट हो गया, बचे हुए 5,000 आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 57। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पे। सो ये हम डायरेक्टली हमारी बुक से देखने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो ये पॉइंट्स। सो देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58 बोल रहा है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी इनकम अंडर दिस हेड। इस हेड से हमने पहले देखा डिडक्शन किस किस चीज का मिल जाएगा, लेकिन ये सेक्शन बोल रहा है हमको कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका डिडक्शन आप नहीं ले सकते। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो कि आपको पे करना है आउटसाइड इंडिया, देखिए जो भी इंटरेस्ट हम आउटसाइड इंडिया पे करते हैं उस पर टीडीएस काटना जरूरी है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा इन दैट केस ये इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में जो भी सैलरी आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया उस पर भी टीडीएस काटना जरूरी है। अगर आप टीडीएस काट नहीं रहे हैं तो वो सैलरी का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आती है बात, ये तो हो गई आउटसाइड इंडिया वाली बात, टीडीएस नहीं काटा आपने। अगर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि इंडिया में है और इंडिया के अंदर ही उस पर टीडीएस लग रहा है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पे टीडीएस लग रहा है, तो ये टीडीएस अगर आपने नहीं काटा
तो जितनी भी इनकम होगी उसका 30% आपका रोक लिया जाएगा, बाकी बचे हुए अमाउंट को आपको एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डिडक्शन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम क्या लें, हम लेते हैं लॉटरी इनकम ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉटरी इनकम में आपको 1 लाख का लॉटरी इनकम हुआ है, इसमें टीडीएस नहीं कटा, फॉर एग्जाम्पल टीडीएस जितना कटना था 30% वो नहीं कटा, तो बचा हुआ अमाउंट 30% कटना था, तो आपको क्या करना है, भले 30% कटना हो 10% कटना हो, आपको 30% अलग कर देना है, दैट इज 30,000 अलग कर दो, 70,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, एनी अमाउंट पेड एज वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की तरह कोई भी अमाउंट आप पे करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट 40A क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी पेमेंट अगर आप रिलेटिव को कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल 10,000 का सामान आपने रिलेटिव से खरीदा, 15,000 पे शो कर रहे हो, उसको क्या अलाउ किया जाएगा, एक्स्ट्रा 5,000 रुपए, तो बोला गया एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपए है वो आपको एज डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000, 10,000 से एक्सेस में कोई भी पेमेंट अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को छोड़ के आप किसी और मोड से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश से कर रहे हैं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 12,000 रुपए आपको डिसअलाउ हो जाएगा। कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा कैजुअल इनकम से, ये आपका लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है। आई होप क्लियर हुआ आपको ये सारे पॉइंट्स। एक और चीज ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है तो उससे तो आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डीम्ड प्रॉफिट पे, जो कि कवर किया गया है सेक्शन नंबर 59 के अंदर। क्या बोल रहा है, कोई भी डिडक्शन या अलाउंस जो कि आपने इस सेक्शन के इस चैप्टर दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिया है एज लॉस, एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग लाइबिलिटी, किसी भी नाम से लिया हो, अगर वो अमाउंट आपको रिकवर हो जा रहा है, इन दैट केस वो अमाउंट को आप वापस से ऐड करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे 2-3 और पॉइंट्स बचते हैं, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, बहुत इजी हैं, आप एक बार देखेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इन इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, और साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन करने का काम अब आपका है, मैं आपको उसके आगे की चीजें समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं यहाँ पे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो मेनली अगर मैं बोलूं तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 1, जो कि बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करता है, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको। मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स के पास 1010% डिवेंचर्स है, ठीक है। 1010% डिवेंचर्स से किसी भी कंपनी के हो, हमको उतना इन डिटेल नहीं जाना है। 1010% डिवेंचर्स है इसके पास, ठीक है। और ये डिवेंचर्स जो है, ऑफकोर्स ये बात है 10% डिवेंचर है मतलब 10% उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये जो इंटरेस्ट है उसकी ड्यू डेट फिक्स रहती है। सो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एबीसी लिमिटेड से इसने खरीदे थे ये शेयर्स, एबी लिमिटेड से ये शेयर्स खरीदे थे। एबी लिमिटेड ने बोल दिया कि हम अपने डिवेंचर्स की ड्यू डेट रखेंगे, मतलब इंटरेस्ट की ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कौन सी डेट रहेगी, 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च एवरी ईयर हमारी ड्यू डेट है, ठीक है। सो ये ड्यू डेट उनको पता थी, किसको पता थी, मिस्टर एक्स को पता थी। मिस्टर एक्स ने ज्यादा दिमाग लगाया, उसने क्या सोचा, उसने बोला कि अब ये इंटरेस्ट इनकम अराइज होगी, वैसे ही मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, मेरे ऊपर बहुत टैक्स आता है, मेरा एक ब्रदर है मिस्टर वाई, इसकी ज्यादा इनकम नहीं है, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास 1010% डिवेंचर्स है ना, वो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, इस ड्यू डेट से थोड़े ही दिन पहले, दैट इज 27 मार्च 2020 को, डेट कब थी, 31 मार्च 2020 को थी, उसने क्या किया, 27 मार्च 2020 को ही अपने ये डिवेंचर्स पूरे के पूरे उठा के किसको दे दिए, मिस्टर वाई को। अब इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट किसको मिला, इंटरेस्ट भी मिल गया मिस्टर वाई को, क्योंकि मिस्टर वाई के पास आ गए थे। कंपनी ऐसे थोड़ी देखती है कि मिस्टर एक्स ने इतने पीरियड के लिए रखा, मिस्टर वाई ने इतने पीरियड के लिए रखा, ये सब नहीं देखती कंपनी, जिसके पास ड्यू डेट में था उसको दे देती है इंटरेस्ट। तो मिस्टर वाई को इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिलने के बाद मिस्टर एक्स ने अपना जो शेयर था वो वापस ले लिया, वापस से अपने शेयर ले लिए ऑन
5/4/2020 को अपना जो भी डिबेंचर जो भी था वो अपना वापस ले लिया अपने ब्रदर से, ठीक है। सो आपने क्या किया समझिएगा, आपने थोड़े दिन पहले, इंटरेस्ट मिलने के थोड़े ही दिन पहले आपने अपना एसेट दैट इज डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया, और इंटरेस्ट मिलने के थोड़े ही दिन बाद अपने वो एसेट अपने पास वापस ले लिया, अपना डिबेंचर वापस ले लिया। इन दैट केस क्या बोला जा रहा है, इन दैट केस बोला गया कि जो इंटरेस्ट अराइज होगा वो अभी के लिए टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट बचाने के लिए ये काम किया था, तो इंटरेस्ट जो भी अराइज होगा वो पूरा का पूरा मिस्टर एक्स के लिए ही टैक्सेबल होगा। ये हमारा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन बोलता है। इन डिटेल हम देखेंगे इसको, आपको क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर, हम पूरा थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 2। 94 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, किस पे इंटरेस्ट है, तो ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनका फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स पे। ये डिवेंचर्स किसके हैं, ये डिवेंचर्स हैं किसी ट्रस्ट के, जो ट्रस्ट किसके लिए काम करती है, मिस्टर एक्स के लिए काम करती है, ठीक है। डिवेंचर्स किसके पास है, डिवेंचर्स का ओनर कौन है, डिवेंचर्स का ओनर है ट्रस्ट, लेकिन इस डिवेंचर्स में जो भी इंटरेस्ट अराइज होता है वो इंटरेस्ट किसको जाता है, मिस्टर एक्स को। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ, बेनिफिशियल ओनर मिस्टर एक्स हुए। अब क्या हो रहा है समझिएगा, ये तो पहली बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। बेनिफिशियल इंटरेस्ट कौन ले रहा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को मिल रहा है, बेनिफिशियल ओनर वो है, और डिवेंचर्स का ओनर कौन है, ट्रस्ट ओनर है, लेकिन डिवेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट अराइज होगा वो पूरा मिस्टर एक्स के पास जाएगा, ठीक है। तो बोला गया कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये डिवेंचर्स को ट्रस्ट ने बेच दिया, सेल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट मिलने के थोड़े दिन पहले ही सेल कर दिया मिस्टर वाई को। इन दैट केस बोला गया कि आपको भले मिस्टर वाई वापस दे या ना दे, जो भी इंटरेस्ट इनकम अराइज होगी वो किसके हाथ में अराइज होगी, इंटरेस्ट इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में अराइज होगी, मिस्टर वाई के हाथ में अराइज नहीं होगी। तो अब ये हो गया 94 सबसेक्शन 2। 94 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, 94 सबसेक्शन 3 बोलता है कि 94 सबसेक्शन 1 और 94 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं करेगा जब आप एओ को सेटिस्फाई कर लेते हैं। किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन करेगा, असेसी, दैट इज जिसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ रही है उसको एओ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किस चीज से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दो चीजों से। पहला तो कोई भी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स नहीं हुआ है, नो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, कोई भी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स हमने नहीं किया है, और अगर कोई भी अवॉइडेंस हुआ भी है अगर टैक्स का, तो वो हमारा एक्सेप्शनल केस था, मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, वो हो गया, ठीक है। और सिस्टमैटिक नहीं है, मतलब ये हम हर बार नहीं करते, ये हमसे धोखे से हो गया, हमको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन भी अराइज होती है। तो पहली ये कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर को। साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अभी तक नो अवॉइडेंस, हमने कोई भी अवॉइडेंस नहीं किया है अंडर सेक्शन 94। कब से नहीं किया है, ड्यूरिंग 3 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 3 सालों से हमने कोई भी टैक्स अवॉइडेंस नहीं किया है सेक्शन नंबर 54 पे। तो आपको असेसिंग ऑफिसर को ये दोनों कंडीशंस बतानी पड़ेगी, ये दोनों कंडीशन से उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप असेसिंग ऑफिसर को ये दोनों चीज से सेटिस्फाई करा देते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 1 और 94 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा, उसके अंदर की टैक्सेबिलिटी भी नहीं आएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। सो इससे इसका जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 1 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ऑन सिक्योरिटीज शेल नॉट एक्रू ऑन डे टू डे बेसिस। हमको पता है कि सिक्योरिटी पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है डे टू डे बेसिस में नहीं मिलता है, ये हमको मिलता है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि इशूइंग अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया होता है। इंटायर इंटरेस्ट शैल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ असेसी, जो कि होल्ड करता है सिक्योरिटी, उसके हाथ में ये टैक्सेबल होता है इंटायर इंटरेस्ट। टैक्स लाइबिलिटी को इवेड करने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि वो ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटीज जस्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी उनके फ्रेंड या रिलेटिव को वो ट्रांसफर कर देते हैं जिनकी लो इनकम है, और उसके बाद उसको वो वापस से रीएक्वायर कर लेते हैं जब इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ट्रांसफरी को रिसीव हो जाता है। ये प्रैक्टिस से इनकम जो है क्या हो जाती है, इनकम टैक्स इवेड हो जाता है ना। इन दैट केस बोला गया कि वेयर एन असेसी ट्रांसफर्स द सिक्योरिटी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीएक्वायर्स द सेम, देन द इंटरेस्ट रिसीव बाय द ट्रांसफरी
ट्रांसफरी को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इनटू लेस और नो इनकम। क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन हैज और हैड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। हमने पता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट था उसका डिबेंचर्स पे। रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सच सिक्योरिटीज दैट, उसको कोई भी इनकम अराइज नहीं हो रही है या फिर जो इनकम अराइज हो रही है वो लेस है उस सिक्योरिटीज की इनकम है जो कि उसको डे टू डे बेसिस में एक्वायर होनी चाहिए, अराइज होनी चाहिए। इन दैट केस जितना भी इंटरेस्ट का इनकम होगा, इनकम फ्रॉम सच सिक्योरिटी फ्रॉम सच ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन की इनकम मान ली जाएगी। आई होप क्लियर हुआ हो ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? 94 सबसेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि आपको असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने कोई भी टैक्स अवॉइडेंस नहीं किया है, और अगर अवॉइडेंस हो भी गया तो वो एक्सेप्शनल है और सिस्टमैटिक नहीं है, और पिछले 3 सालों में आपसे कोई भी टैक्स अवॉइडेंस नहीं हुआ है। तो ये आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो है जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होता है। जैसे कि हमने जीरो कूपन बॉन्ड देखा था, सेम वही चीज की बात की जा रही है। ऐसा बॉन्ड जो कि डिस्काउंट में इशू होता है और जिसपे पेमेंट जो है पार पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, आपको डिस्काउंट में फॉर एग्जांपल 60,000 में इशू हो रहा है, और एट लास्ट जब मेच्योरिटी हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट का अमाउंट है। समझिएगा क्या बोल रहा है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसको शो कैसे करेंगे, उसके बारे में बोला जा रहा है। सो इनकम ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो कि इशू हुआ है आफ्टर 15/2/2002, 15/2/2002 के बाद वाले में आपको ये ट्रीटमेंट करना है, और 15/2/2002 के पहले वाले का ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड आपको इशू हुआ है 15/2/2002 के बाद या उस दिन, इन दैट केस कैसी टैक्सेबिलिटी आएगी समझिएगा। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम जो भी अराइज होगी जिस भी पर्टिकुलर ईयर में जब आपने उसको एक्वायर किया है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आप एक्वायर करेंगे उस समय आप उसकी इनकम क्या मानेंगे? मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जब हमने एक्वायर किया था उसके एंड में उसकी क्या वैल्यू थी, माइनस कर दीजिए ओरिजिनल कॉस्ट से, ठीक है, मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट से हम उसको माइनस करेंगे, है ना। फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा उसकी इनकम कहलाएगी उस पर्टिकुलर ईयर की जब हमने बॉन्ड खरीदा था। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बॉन्ड खरीदा है। कब खरीदा है? ऑन 1/4/2018, 1/4/2018 को बॉन्ड खरीदा है। कितने पे खरीदा था? 60,000 पे खरीदा था, ठीक है, 60,000 पे बॉन्ड खरीदा था। अब ये जब ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2019 को, तब ये बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी थी? फॉर एग्जाम्पल 65,000 बॉन्ड की मार्केट वैल्यू थी। तो 65,000 माइनस कर दीजिए 60,000 से, 5,000 रुपीज जो आया, ये 5,000 2018-19 जब हमने बॉन्ड लिया था तब की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। आगे के ईयर्स में क्या होगा? सिमिलर वे में आप आगे की ईयर्स में ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 2020, फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड जो है 4 साल के लिए आपने लिया है, तो 31 मार्च 2020 को फिर से वैल्यूएशन होगी, तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या लेंगे? इस दिन की वैल्यू। तो 31 मार्च 2020 को फॉर एग्जाम्पल वैल्यू हो गई बॉन्ड की 70,000, है ना। और हमने यहाँ पे क्या लेंगे? पहले तो हमने कॉस्ट ले लिया, लेकिन अब क्या लेंगे? जो पहले आपने वैल्यू ली थी, तो ये 65,000 यहाँ बन जाएगा। फिर से हमारा 5,000 रुपीज हमने लिया है। फिर आते हैं 31 मार्च 2021 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब समझ लीजिए वैल्यू हो गई 80,000। हमने पहले कितने पे लिया था? 70,000 पे, तो 70,000 डिडक्ट कर दीजिए, 10,000 आपकी इस साल की इनकम मानी जाएगी। सो अब क्या हो रहा है, 15/2/2002 से बोल दिया गया कि बॉन्ड जो है ऐसा चीज है जिसपे आपको हर रोज मतलब हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता, एक साथ बहुत सारा अमाउंट मिल जाता है। सो बहुत सारा अमाउंट मिलने के कारण क्या होता है, आपके लिए वो बहुत सारा अमाउंट एक बार में टैक्सेबल हो जाता है, और एक बार में टैक्सेबल होने के कारण आपकी इनकम बढ़ जाती है और आपके ऊपर टैक्स भी ज्यादा आता है। तो गवर्नमेंट ने हमारे एसएससी के लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या किया, अब जो इनकम आ रही है उसको ईयर वाइज टैक्सेबल करें, थोड़ी थोड़ी इनकम करके टैक्सेबल करेंगे तो ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये पॉइंट लेके आया किसके लिए,
हमारे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के लिए। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई, आप एक बार पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अगर आप बॉन्ड को रिडीम करा रहे हैं तब क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा, रिडीम्शन प्राइस माइनस वैल्यू ऑन द लास्ट डेट। सो लास्ट डेट वैल्यूएशन का फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 31 मार्च 2021 था, इस दिन की वैल्यू कितनी है 80,000। सो ये और रिडम्पशन प्राइस से आप इसको माइनस कर देंगे, जितने पे भी रिडीम हुआ बॉन्ड माइनस 80,000, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका इंटरेस्ट इनकम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर बॉन्ड रिडीम हुआ है, इंटरमीडिएट परचेसर ने अगर बॉन्ड रिडीम करा है, मतलब बीच में ही परचेस कर लिया था किसी ने, इन दैट केस उसके लिए क्या होगा, रिडीम्शन प्राइस माइनस एक्विजिशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल इस ईयर में, जिस ईयर में उसका क्या होने वाला है, रिडेम्पशन होना है, उसी पर्टिकुलर ईयर में किसी ने खरीद लिया, इन दैट केस रिडेम्पशन प्राइस माइनस एक्विजिशन कॉस्ट वो करेगा, माइनस इनकम फ्रॉम सच बॉन्ड ऑलरेडी ऑफर टू टैक्स, जो कि पहले ही टैक्स लग चुका है जिसके ऊपर, वो उस पे माइनस करेगा और बचा हुआ अमाउंट पे उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है, बहुत इजी, आपको सिर्फ पढ़ के रखना है, ज्यादा कुछ इस पे जाना नहीं है। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया बॉन्ड बिफोर मेच्योरिटी, इन दैट केस वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इनकम ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशूड बिफोर 15/2/2002। तो 2002 के पहले जो भी बॉन्ड इशू किए जाते थे उसमें ऐसा नहीं था कि आप अलग अलग ईयर में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट को टैक्सेबल कर सकते हैं। उसमें क्या था, जब भी रिडम्पशन होगा तब रिडम्पशन अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख है, आपने 60,000 में बॉन्ड खरीदा था, तो कितना बचा 40,000, ये 40,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाता था डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इनकम ऑफ सच इफ सच बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड बिफोर मेच्योरिटी। अगर मेच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर देते थे तो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी आ जाती थी, सेल प्राइस माइनस इशू प्राइस करके। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको बताया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑप्शन टू स्मॉल नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो 15/2/2002 से पहले वाला या 15/2/2002 के बाद वाला, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं ऐसे बॉन्ड्स के लिए जो कि इशू हुए हैं आफ्टर 15/2/2002, क्योंकि 15/2/2002 के बाद ही 15/2/2002 के बाद वाला आपका कैलकुलेशन आया है, इसलिए बोला गया कि उसके बाद अगर कोई भी बॉन्ड आप लेते हैं तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। किसके लिए बोला गया है, स्मॉल नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए। कौन है ये स्मॉल नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, जिनका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा का नहीं है, उनके लिए ये बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग। सो बोनस स्ट्रिपिंग एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमने कैपिटल गेन में इन डिटेल पूरा डिस्कस किया था। सो कैपिटल गेन में क्या डिस्कशन किया था, एक बार शॉर्ट व्यू यहाँ पे देखने वाले हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम देख रहे हैं बोनस स्ट्रिपिंग। सो मिस्टर ए है जिनकी इनकम है पीजीबीपी के अंदर 15 लाख, कैपिटल गेन 50 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 5 लाख, और कैपिटल गेन जो है वो उनका कैपिटल एसेट है जिससे उनको गेन अराइज हुआ है। मिस्टर ए ने परचेस किया, अब 50 लाख का गेन दिख रहा है उनको, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर ए ने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए रिलायंस लिमिटेड के, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स खरीद लिए ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लिए ऑन 30/9/2016। कितने पे खरीदा, 50 ईच में खरीदा, और इसके बदले और क्या हो रहा है, उनको बोनस यूनिट्स मिल रहे हैं ऑन 1/12/2016। 39/2016 को खरीदा था, 1/12/2016 को उनको बोनस यूनिट्स मिल रहे हैं 1:1 के हिसाब से। ठीक है, सो 1 लाख का उसने खरीदा था, 1 लाख उनको बोनस यूनिट्स मिल रहे हैं, है ना, तो टोटल उनके पास कितने यूनिट्स हो गए, अब उनके पास टोटल हो गए 1 लाख ओरिजिनल यूनिट्स, 1 लाख बोनस यूनिट्स। ऑन 1/2/2017 उन्होंने बेच दिया 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच उन्होंने बेच दिया। ठीक है, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख, खरीदा उन्होंने कितने पे था, 50 रुपए पर शेयर, 1 लाख इंटू 50 दैट इज 50 लाख पे खरीदा था, तो 20,000 रुपए उनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को वो बाकी किसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1/2/2018 को मिस्टर ए ने बेच दिए 1 लाख बोनस शेयर्स, पहले 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स बेचे थे, अब वो 1 लाख बोनस शेयर्स बेच रहा है, और कहाँ बेच रहा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहा है एट द रेट ₹70 पर शेयर। ये पूरा इन डिटेल आपको समझना है ना, तो आप हमारे कैपिटल गेन्स पे जहाँ पे हमने बोनस स्ट्रिपिंग समझा था वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो हम देख रहे थे 1 लाख बोनस शेयर्स हमने बेच दिए 70 पर शेयर पे,
सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 70 लाख, जिसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं है क्योंकि बोनस शेयर्स के लिए हमने कुछ भी पैसा नहीं पे किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है 70 लाख का। अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता था एज पर सेक्शन नंबर 1038 के अंदर, जो कि पहले एप्लीकेबल था, अब एप्लीकेबल नहीं है, मैंने इन डिटेल कैपिटल गेन में बताया है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता था शेयर्स के ऊपर अगर आप उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं और लॉन्ग टर्म अराइज हो रहा है तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो देखा जाए तो बेनिफिट्स क्या होते थे बोनस ट्रिपिंग के। पहला तो 20 लाख रुपए आपको यहाँ पे ये 20 लाख रुपए का सेट ऑफ करने मिल गया पूरा का पूरा अमाउंट, और साथ साथ 70 लाख रुपए आपके लिए पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। तो देखा जाए तो 90 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट वो ले गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने देखा यार ये लोग तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले जा रहे हैं बोनस ट्रिपिंग के कारण। अब ये बोनस ट्रिपिंग होता क्या है समझिएगा। बोनस ट्रिपिंग मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे एक पर्सन बाय करता है या एक्वायर करता है यूनिट्स, ओरिजिनल यूनिट्स वो एक्वायर करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रियर टू रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब बोनस शेयर्स देने की डेट, बोनस शेयर्स देने की डेट रिकॉर्ड डेट कहलाती है, ठीक है। सो रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल यूनिट्स खरीद ले रहे हैं, 3 महीने के अंदर आप खरीद ले रहे हैं उससे पहले के, और आपको ये रिकॉर्ड डेट के दिन बोनस यूनिट्स मिल गए। रिकॉर्ड डेट के 9 महीने के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ओरिजिनल यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ओरिजिनल यूनिट्स को सेल कर रहे हैं 9 महीने के अंदर ही। इन दैट केस उस पर आपको लॉस अराइज होगा। ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप बोनस यूनिट्स आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, अब 1 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए बोनस के कारण, तो 2 लाख शेयर हो गए, लेकिन वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। अब वैल्यू उतनी है तो हर शेयर का प्राइस जो है वो कम हो गया, तो एज कम होने के कारण आपको लॉस ही अराइज होता है ऐसे केसेस में जब आप 9 महीने के अंदर बेच देते हैं। तो ये जो लॉस अराइज होता है वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, क्योंकि 9 महीने के अंदर आपने बेच दिया। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है उसको आप किसी भी इनकम के साथ टैक्स सेट ऑफ कर सकते हैं। पहला तो ये हुआ करता था, और साथ साथ आप जो है इसके बाद जब भी आप बोनस यूनिट्स बेचते थे तो बोनस यूनिट्स बेचने से भी आपको वहां पे लॉन्ग टर्म में बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी मिल जाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो रहा है तो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये जो लॉस अराइज होगा वो लॉस को आपको क्या करना है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, और वो आपके बोनस यूनिट्स का कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, ये जो लॉस अराइज हो रहा है वो आपके बोनस यूनिट्स का कॉस्ट बन जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट होगा समझिएगा। सेम एग्जांपल जो हमने बोनस ट्रिपिंग को समझने के लिए देखा था, वही सेम एग्जांपल देख रहे हैं हम सेक्शन नंबर 94(8) आने के बाद क्या हुआ उसका। सो 1/2/2070 को हमने 1 लाख शेयर्स खरीदे थे 30 रुपीस के हिसाब से, ओरिजिनल यूनिट्स खरीदे थे 30 ईच के हिसाब से, है ना। तो हमारा सेल किए थे, ये आपका सेल हुआ है। हमने खरीदा कितने के हिसाब से था, 50 रुपए के हिसाब से खरीदा था 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। अब हम उन्हीं को सेल कर रहे हैं, 30 लाख पे सेल किया, 50 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, 20 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है। तो हमको बोला गया कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है वो पूरी तरीके से आपको इग्नोर करना है, और इसको आपको बनाना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट्स। तो ये क्या बन जाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट्स। तो 1 लाख जो बोनस यूनिट्स अब बाद में बेच रहे हैं हम, ठीक है, 70 पर शेयर पे, तो 70 पर शेयर यहाँ पे हमारा हो गया बोनस यूनिट्स का कॉस्ट 70 लाख रुपीस। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने क्या ले लिया, 20 लाख रुपीस हमारे बोनस यूनिट्स की कॉस्ट बन गई। पहले हम यहाँ पे बोनस यूनिट्स की कॉस्ट निल ले रहे थे, लेकिन अब कितना ले रहे हैं, 20 लाख। इनटू हमने इंडेक्सेशन भी कर लिया, हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहा है 49,39,394। देखिएगा पहले केस में बोनस ट्रिपिंग का जो 94 सबसेक्शन 8 के हिसाब से जो हटाया गया, उससे पहले आपके पास आ रहा था 90 लाख का बेनिफिट। लेकिन अब देखें अगर आप, तो बेनिफिट जस्ट हाफ हो गया है। अब आपका बेनिफिट हो गया है 49,39,000, सॉरी ये बेनिफिट है हमारा। बेनिफिट कितना है, बेनिफिट हमारा 49,39,394 का बेनिफिट अब आपको मिल रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका बेनिफिट कितना रिड्यूस हो गया, 40,60,606 तक का रिड्यूस हो गया। बोनस ट्रिपिंग को गवर्नमेंट ने हटा दिया और सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 8 लाके गवर्नमेंट है अपने टैक्स बचा लिए। इन डिटेल हमने पूरा कैपिटल गेन के अंदर इसको डिस्कस किया है, और यही सेम पॉइंट पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा रिलेटेड टू बोनस ट्रिपिंग। तो ये पढ़ने का काम किसका है, अब ये पढ़ने का काम आपका है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग मतलब डिविडेंड का भी ऐसा ही केस है।
तो यहाँ पे इनकम ऑन सिक्योरिटीज की बात की जा रही है, यहाँ पे यूनिट्स की बात होती है, यूनिट्स मतलब यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई के यूनिट्स की बात यहाँ पे की जाती है। अब हम देख रहे हैं डिविडेंड की बात। तो डिविडेंड के लिए क्या बोला गया, देखिए सेम सेक्शन है इसलिए मैं इन डिटेल कुछ भी नहीं जा रही हूँ। कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी बोला गया कि जहां पे कोई भी पर्सन बाय करता है या एक्वायर करता है कोई भी सिक्योरिटी या यूनिट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रियर टू रिकॉर्ड डेट, जब भी डिविडेंड मिलने वाला है उससे 3 महीने के अंदर अंदर, पहले वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपने क्या किया, सिक्योरिटीज या यूनिट्स खरीद ली। जब डिविडेंड मिला उसके बाद उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसको सेल भी कर दिया। 3 महीने में खरीदा, 3 महीने में बेच दिया, ठीक है। और 9 months किसके लिए देखा जाएगा, 9 months यूनिट्स के लिए देखा जाएगा। सिक्योरिटीज के लिए 3 months, 9 months हम देखेंगे फॉर यूनिट्स, ठीक है। सो क्या बोल रहा है समझिएगा, डिविडेंड मिलने के 3 महीने पहले के अंदर हमने क्या किया, अपना सिक्योरिटीज खरीद ली और 3 महीने के अंदर हमने सेल कर दिया सिक्योरिटीज के लिए। और वही चीज अगर यूनिट्स की बात हो तो 3 महीने के पहले खरीदा और 9 महीने के अंदर अंदर हमने उसको बेच दिया, किसके लिए, यूनिट्स के लिए। तो आपका ये अप्लाई होगा। और साथ साथ डिविडेंड और इनकम ऑन सच सिक्योरिटी जो भी आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। और एसएससी ने लॉस इनकर किया है जब उसने वो एसेट बेचा। डिविडेंड जब आप सेल कर रहे हैं 9 महीने या 3 महीने के अंदर, तब आपको उस पर लॉस हुआ, तो जो भी लॉस होगा वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा टू द एक्सटेंट सच डिविडेंड और इनकम। जितना भी आपके पास डिविडेंड होगा उतने अमाउंट तक का लॉस यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा और बचा हुआ लॉस आपका लॉस कंसिडर किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का आपको डिविडेंड मिला था, जब आपने सेल किया अपने शेयर सिक्योरिटीज या फिर यूनिट्स को, तो आपको उस पर लॉस हुआ 15,000 का। 15,000 का लॉस हुआ तो 10,000 तक का जो लॉस है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, बचा हुआ 5,000 बस आपका लॉस माना जाएगा। तो ये पॉइंट लेके आया गया फॉर डिविडेंड स्ट्रिपिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। और इसी के साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पूरी तरीके से कंप्लीट किया। पूरा हमारा 1 डे क्लास रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए 1 डे क्लास लेके आई, तो ये पूरा मेरे लिए भी 1 डे क्लास था। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग 15 अगस्त को ही की है। पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हमने पूरा 15 अगस्त को किया है और आपको 15 अगस्त को ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी 15 अगस्त को ये सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, हम भी ये रिकॉर्डिंग सारी 15 अगस्त को ही कर रहे हैं। तो सेम डे मैंने अपने लिए भी वही रखा है जो आपके लिए है। पूरा चैप्टर जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस एक ही चीज मांग रही है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो इन वीडियोस के साथ। और साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको आगे के चैप्टर्स की, नए नए सब्जेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। सो ऑल द बेस्ट and see you all in the next video.